नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे ऑनलाइन नर्सिंग नॉलेज यूट्यूब चैनल पे। आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके मेरे यूट्यूब चैनल पे सदस्यता लें ताकि आपको मेरे न्यू अपडेट्स सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक है रेस सिंड्रोम। रेस सिंड्रोम के बारे में मैं बात करूं तो ये मेनली 18 साल की कम उम्र वाले बच्चों में देखने को मिलता है। ठीक है, 18 साल के कम उम्र वाले बच्चों में ये मेनली देखने को मिलता है। मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो इट इज एक्यूट एंसेफेलोपैथी ऑफ ब्रेन दैट इज characterized बाय cerebral edema एंड फैटी चेंजेस इन द लीवर। तो जो रेयर सिंड्रोम है ये ब्रेन से और लीवर से दोनों से ही एसोसिएटेड है। ठीक है, एक्यूट एंसेफेलोपैथी है ब्रेन की जिसके अंदर सेरिब्रल एडिमा मतलब सेरिब्रल एडिमा प्रेजेंट होती है, इसमें ब्रेन में स्वेलिंग प्रेजेंट होती है और फैटी चेंजेस होता है लीवर में। ठीक है, इट अकर व्हेन चाइल्ड ऑफ वायरल इलनेस यूज एस्पिरिन। ये मेनली जो बच्चे होते हैं जिसमें वायरल इन्फेक्शन हुआ है, मोस्टली इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन हुआ है, वायरल इन्फेक्शन हुआ है, तो उस इन्फेक्शन के दौरान हम बच्चों को एस्प्रिन दे देते हैं या फिर बच्चे एस्प्रिन यूज कर लेते हैं। उस कंडीशन में ये रेस सिंड्रोम जो है हमें देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी की मैं बात करूं तो व्हेन द चाइल्ड ऑफ वायरल इलनेस यूज एस्प्रिन, जो बच्चा है वायरल इन्फेक्शन उसमें हुआ है और उसने एस्प्रिन यूज किया है। ठीक है, तो एस्प्रिन क्या करेगी, माइट्रोकॉन्ड्रिया ऑफ हेपेटोसाइटिक सेल्स, जो लीवर की हेपेटोसाइटिक सेल्स होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। ठीक है, हेपेटोसाइटिक सेल्स क्या होती है, ब्रेन की सॉरी लीवर की फंक्शनल सेल्स होती है, उनको एस्प्रिन डिस्ट्रॉय कर देती है। Due to destruction of mitochondria, energy not produced in hepatocyte cells cause dysfunction। जैसे कि हम मानते हैं कि माइट्रोकॉन्ड्रिया है वो सेल का पावर हाउस है, अगर वही डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, वही बिखर जाएगा तो उसमें एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा और एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा तो हेपेटोसाइल्स जो हेपेटोसाइटिक सेल्स है उसका डिसफंक्शन हो जाएगा, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगी। Due to dysfunction of hepatocytic cells, ammonia cannot convert into urea। तो जैसे कि हेपेटोसाइटिक सेल्स प्रॉपर अपना फंक्शन नहीं कर पाएगी तो जो अमोनिया बना है वो यूरिया में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, प्रोटीन के डिस्ट्रक्शन से जो अमोनिया बना है वो यूरिया में कन्वर्ट नहीं होगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो अमोनिया का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अमोनिया का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा और अमोनिया एक ऐसी गैस है जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देती है। ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर को अमोनिया क्रॉस करके ब्रेन में पहुंच जाती है। फिर अमोनिया कोज डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रेन सेल्स, क्योंकि अब ब्रेन को तो अमोनिया की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो उसके लिए कोई यूजेबल नहीं है, तो वो वहां पे जाके कुछ ना कुछ हार्मफुल ही करेगी। तो अमोनिया जैसे ब्रेन में इंटर हो जाएगी, क्रॉस कर जाएगी ब्लड ब्रेन बैरियर को, तो वहां पे जाके वो ब्रेन की सेल्स को डिस्ट्रैक्ट करेगी और कॉज करेगी सेरिब्रल एडिमा को। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसके स्टेजेस को देखते हैं। स्टेजेस ऑफ एंसेफेलोपैथी। ठीक है, रेस सिंड्रोम को हम एक्यूट एंसेफेलोपैथी भी कहते हैं, तो हम इसकी स्टेजेस देखते हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, जो बच्चा है वो क्वाइट और स्लीपी फील करता है। ठीक है, शांत स्वभाव में रहता है और सोता ही रहता है फर्स्ट स्टेज में। सेकंड स्टेज में क्या होता है, डिसेरिब्रेट पोस्चर होता है। ठीक है, रिजिड एक्सटेंशन ऑफ एक्सट्रीमिटीज और डिसेरिब्रेट पोर्शन होता है। ठीक है, उसमें क्या होगा, जो एक्सट्रीमिटीज है वो एक्सटेंड रहेंगे। ठीक है, रिजिड एक्सटेंड रहेंगे, उस पोर्शन को हम बोलेंगे डिसेरिब्रेट पोर्शन। और थर्ड स्टेज में क्या होगा, डिकोर्टिकेट पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, जो डिसेरिब्रेट पोर्शन है उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है डिकोर्टिकेट पोस्चर। इसमें क्या होगा, जो एक्सट्रीमिटीज है उसका रिजिड फ्लेक्शन हो जाएगा। फ्लेक्शन मतलब अपनी बॉडी के पास में वो अपनी एक्सट्रीमिटीज को कर लेगा। और यहाँ पे थर्ड स्टेज में पिपुलरी रेस्पॉन्स एब्सेंट रहता है, बच्चे में कोई पिपुलरी रेस्पॉन्स नहीं देखने को मिलता।
अब मैं बात करूँ स्टेज 4 की, तो उस कंडीशन में, उस स्टेज 4 में क्या होता है, बच्चा कोमा में चला जाता है या फिर डीप टेंडन जो रिफ्लेक्स होता है वो अब्सेंट हो जाता है। ठीक है, डीप टेंडन रिफ्लेक्स अब्सेंट हो जाता है स्टेज 4 में, और स्टेज 5 में फिर डेथ हो जाती है। ठीक है, इतनी सीवियर ये कंडीशन होती है कि इसमें बच्चे की डेथ तक हो जाती है। नेक्स्ट मैं बात करूं, लीवर में क्या होगा, इंक्रीज प्रोथ्रोम्बिन टाइम हो जाएगी, जो प्रोथ्रोम्बिन जो टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा। डायग्नोसिस की बात करें तो हम लीवर बायोप्सी करेंगे, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये ज़्यादा मेनली एसोसिएटेड लीवर से ही है, तो हम लीवर बायोप्सी करेंगे और हिपेटोसाइट सेल्स का फंक्शन वगैरह चेक करेंगे, उसी से हमें पता चल जाएगा। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, कीप द चाइल्ड इन नॉन स्टिमुलस एरिया, क्योंकि इस कंडीशन में बच्चा जो है वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमें बच्चों को एकदम शांत वातावरण में रखना है। और प्रोवाइड लेक्टुलोज, इट इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ एमोनिया, हम लेक्टुलोज को प्रोवाइड करेंगे बेबी को, ताकि वो अमोनिया जो गैस है उसका एक्सक्रीशन ज़्यादा से ज़्यादा करवा सके और वो ब्रेन में नहीं पहुंच सके। थर्ड, प्रोवाइड मैनिटोल टू डिक्रीज द सेरिब्रल एडिमा, ठीक है, ब्रेन में भी फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है, एडिमा हुई है, तो उस कंडीशन में हम मैनिटोल देंगे ताकि वो यूरिन पास आउट करके उसमें जो फ्लूइड एक्स्ट्रा भरा हुआ है उसको कम कर सके, सेरिब्रल एडिमा को कम कर सके। नेक्स्ट, मेंटेन रेस्पिरेटरी स्टेटस एंड प्रोवाइड प्रॉपर फीडिंग, ठीक है, जो बच्चा है उसका रेस्पिरेटरी स्टेटस को मेंटेन रखना है और प्रॉपर हमें फीडिंग उसको देना है। ठीक है।